नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको दामिनी और सूरज की दर्द भरी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम दामिनी है। मेरी 3 बहनें हैं। मेरी छोटी बहन जो बीच वाली है उसका नाम रीता है और सबसे छोटी बहन का नाम सोनी है। मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी हैं। रीता मुझसे 2 साल छोटी है और सोनी मुझसे 4 साल छोटी है। जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। एक दिन मेरी छोटी बहन सोनी स्कूल जाने लगी तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि हमारे स्कूल में पार्टी है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे समझाती रही कि माँ से इसके बारे में बात ना करे, बिना वजह उनको तकलीफ होगी, मगर वो समझने की कोशिश करती रही। लेकिन वो माँ से पैसे मांगने लगी। उन्होंने तकिया उठाकर बहुत सारे पैसे निकाले और हजार के 2 नोट मेरी बहन के हाथ पर रख दिए। मुझे अचरज का झटका लगा कि आखिर में माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। अभी 2 दिन पहले ही तो घर में खाना भी नहीं था। छोटी बहन के जाने के बाद मैं माँ के पास जाकर बैठ गई और उनसे जानने की कोशिश करने लगी कि माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। माँ मुस्कुराकर बोली कि मेरी प्यारी बेटी, भगवान गरीबों पे मेहरबान होता है। वो अपने भक्तों को बेसहारा नहीं छोड़ता है। बस उसने ही हमारे लिए ये इंतजाम किया है। ये बात मेरे समझ से बिल्कुल ही बाहर थी, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद हमारे रिश्तेदार मानो जैसे दूर ही खड़े हो गए थे। मदद करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने कभी फ़ोन करके हमारे हालात के बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं समझा था। खैर, मैं खामोश हो गई थी। मुझे लगा शायद माँ के पास थोड़े बहुत पैसे बचे हों जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखे होंगे। लेकिन ये सब रोज़ का ही हो गया था। माँ सुबह उठ के जब भी तकिया उठाती तो नीचे ढेर सारे पैसे होते थे। अब देखते ही देखते हमारे घर के हालात काफ़ी सुधर चुके थे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर मुझे बेचैनी सी हो रही थी कि आखिर में माँ के पास पैसे कहाँ से आ रहे थे। हम 3 बहनें थी, भाई कोई भी नहीं था जो कमाकर माँ के हाथ पर पैसे रख देता। सबसे बड़ी बहन मैं ही थी और मैं तो खुद अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मुझे रह कर माँ और उनके पैसों का ख्याल आता रहता था। मेरी सारी बहनें कम उम्र की और मासूम थीं। उन्हें तो अपनी ज़रूरतों के अलावा किसी और की ना कोई फिक्र थी और ना कोई परेशानी थी। बहनों का अच्छा बुरा सोचना मेरा ही फर्ज था। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ के राज जान के ही रहूँगी कि अचानक उनके हाथ कुबेर का खजाना कैसे लग गया। मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपने ही सोच में इतनी गुम थी कि कॉलेज की बस कब निकल गई मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। मैं जब तक अपनी सोचों से बाहर निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस बहुत दूर जा चुकी थी। तभी आसमान में बादल मंडराने लगे थे। मैं डरी हुई खड़ी थी कि अचानक ये मेरे साथ क्या हो गया है। तभी हल्की फुल्की सी बूंदाबूंदी होने लगी थी। अचानक मेरी नज़र 3 लड़कों पर पड़ी जो दूर खड़े मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। डर से मुझे कुछ और ना सूझा तो मैं बस स्टॉप छोड़कर चलने लगी थी। तभी मैंने महसूस किया कि वो तीनों लड़के मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे। मैं तेज तेज चलने लगी। तभी मेरे हाथ से किताबें छूटकर जमीन पर गिर गई। उन 3 लड़कों की हंसी हवा में गूंजने लगी थी। तभी अचानक वो खामोश हो गए। मैं किताबें उठाकर उठ के खड़ी हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे और उन 3 लड़कों के दरमियान एक लड़का खड़ा था। ये वही लड़का था जिसकी दुकान बस स्टॉप के पास ही थी। मैंने अक्सर देखा था कि वो मुझे देखकर मुस्कुराता था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई मजबूत सहारा आ गया है जो मुझे उन लड़कों के बुरी नज़र से बचा लेगा। फिर वो वही हुआ जो मैंने सोचा था।
उस दुकानदार लड़के ने उन लड़कों को पहले तो शराफत से जाने को कहा। वो नहीं माने तो देखते ही देखते उन तीनों को पीटना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मेरा तमाशा बना ही बना, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि बारिश की वजह से रास्ते पर कोई नहीं था, जिसकी वजह से ये सब किसी ने नहीं देखा था। वो तीन लड़के घबरा कर भाग गए थे। ये सब देखकर मुझे जिंदगी में पहली बार सुरक्षित होने का एहसास हुआ था। मेरी आंखें भीग गई थी। वो लड़का आगे बढ़ा और बोला, मैंने देखा था कि आप इन बदतमीजों की डर से रोई नहीं थी, यानी कि ये आंसू डर के नहीं हैं, फिर आपकी आंखें क्यों छलक पड़ी है। फिर उसने बोला कि मेरा नाम सूरज है। उसने मुझे हंसाने के लिए बहुत सारी बातें की। मैं उसकी लुभावनी बातों पर खुल के हंसी थी। फिर वो बस स्टॉप पर तब तक मेरे साथ खड़ा रहा जब तक दूसरी बस नहीं आ गई थी। घर जाकर मुझे सूरज का ही ख्याल आता रहा था। सुबह हुई तो माँ ने एक बार फिर से तकिया उठाया था। आज फिर से ढेर सारे पैसे बरामद हुए थे। मेरा माथा ठनकने लगा। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, मगर मैं सब कुछ छोड़कर माँ के पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि भगवान हम पे दया कर रहा है, लेकिन इस दया के पीछे कुछ तो वजह जरूर होगी। मुझे आप बताएं कि इस रहम के पीछे क्या वजह है। मेरी बात सुनकर माँ का रंग फीका पड़ गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो घबरा गई हो। वो थूक निगल कर बोली कि तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो, चलो उठो, तुम्हारी बस निकल जाएगी। बस की बात सुनकर मुझे एकदम से सूरज की याद आ गई थी, इसलिए मैं ये बहस छोड़कर खड़ी हो गई और तैयार होने लगी थी। आज कॉलेज से वापस आते समय मैं बस स्टॉप पर ही खड़ी थी जब मैंने सूरज को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो बोला, मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। आज तो वैसे भी बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि अभी बस आने में 5 मिनट बाकी थे। सूरज बोला कि मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी हिफाजत करके मुझे खुद को खुशी महसूस होती है। मुझे ये बात सुनकर इतना अच्छा लगा था कि मैं शब्दों में इसे बता नहीं सकती। अब इसी तरह हर रोज सूरज मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। मैं अब घर जाकर हर रोज उसे फ़ोन करती थी। सूरज ने मुझसे कहा कि वो मेरे रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को मेरे घर पे भेजना चाहता है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि वो अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दे। अगले ही दिन सूरज के माता पिता उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए थे। हमने हर तरह से बेहतरीन इंतजाम किया था। सूरज की अपनी दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। माँ को भी ये रिश्ता उचित लगा था, इसलिए माँ ने हाँ कह दिया था। मेरे और सूरज के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। माँ बाजार से दहेज के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लाई थी और मैं सोच कर रह जाती थी कि आखिर ये क्या मामला है। माँ से पैसों के बारे में जब भी पूछती तो सिर्फ इतना ही कहती कि हर सुबह तकिए के नीचे से इतने पैसे निकल आते हैं कि तुम्हारे दहेज के लिए एक से बढ़कर एक चीज़ खरीद सकती हूँ। मेरी बीए की परीक्षा आज से शुरू हो गई थी और मेरी शादी की तारीख परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद की तय हो गई थी। शादी की खुशी में मुझे पढ़ाई तो नहीं हो पा रहा था, मगर फिर भी मैंने ध्यान लगाकर सारे विषय के पेपर के जवाब अच्छे से लिखे थे। अब उम्मीद थी कि यकीनन रिजल्ट अच्छा ही आएगा। फिर देखते ही देखते मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। हल्दी की रात मैं माँ के कमरे में ही गुजारी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर माँ के पास इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से आते हैं। मैं सारी रात जागने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर अपने नींद पर काबू पाने में नाकाम हो रही थी। सुबह 10 बजे माँ ने मुझे झटका देकर उठाया था कि बारात आने वाली है। माँ बड़े गुस्से में थी। वो बोली कि ना जाने एक कैसी लड़की है
कि जो अपनी शादी के दिन भी गधे और घोड़े बेचकर सो रही है। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी। फिर उठकर जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी। इतने देर में मेरी सहेली भी आ गई। वो मुझे दुल्हन का मेकअप करने वाली थी। मेकअप करते करते 1 बज गया था। मुझे तो बस एक ही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारात आ जाए और मेरी तैयारी भी पूरी ना हो। बारात का वक्त 12:30 का था, मगर सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में थोड़ा बहुत तो टाइम आगे पीछे हो ही जाता है। 2 बजे जब मैं तैयार हो गई थी तो मैं एकदम से रिलैक्स हो गई थी। अब अगर बारात आ भी जाती तो मुझे कोई फिक्र ना होती। इतने में मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बोली कि दामिनी, सूरज को फ़ोन करके पूछो कि बारात कहाँ रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं। हमारे मेहमानों का तो भूख से बुरा हाल हो गया है। मैंने माँ को तसल्ली दी कि बारात भी आ जाएगी, इतनी जल्दी किस बात की है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बारात तो आएगी ही नहीं। मैं सूरज को फ़ोन पर फ़ोन करती रही, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। जब 4 बज गए तो हमारे घर आए हुए मेहमान अपने अपने घर वापस लौटने लगे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इतनी देर में मेरी सबसे छोटी बहन सोनी आ गई। वो मुझसे बोली कि दीदी, रीता दीदी कहाँ है। रीता, जो मुझसे 2 साल छोटी थी, वो भी मेरे साथ ही कॉलेज आती जाती थी, मगर उसकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। मैंने रोते रोते ही उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। बाद में हम सब लोग उसे ढूंढने लगे थे। इस तरह उसे ढूंढते ढूंढते 10 बज चुके थे, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। बात बड़ी सीधी थी कि वो शादी की माहौल का फ़ायदा उठाकर घर से भाग गई थी। एक बेटी की तो बारात ना आई और दूसरी बेटी बिन बारात के ही विदा हो गई थी। इस धक्के को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उनकी शुगर हाई हो गई और उनको पैरालाइज का अटैक हो गया। मुझ पर 3-3 दुखों का पहाड़ गिर गया था, मगर मैं तो बड़ी ढीठ थी, तीनों गम सह गई थी। माँ को 2 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट करा दिया था। फिर डॉक्टरों ने उन्हें यह कहकर छुट्टी दे दी थी कि हमने हर तरीके से अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, मगर भगवान के फैसले के आगे हम डॉक्टर भी बेबस ही होते हैं। हम आपकी माँ की टांगें निकालने से नहीं बचा सकते। मेरी माँ टांगों से अपाहिज हो गई थी और वो सारा दिन ही चारपाई पर पड़ी और रोती रहती थी। दोस्तों, इस कहानी के आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अपने अगले कहानी की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।